देखेंगे कोई भी जैसे पैथोजन है, जैसे ये बैक्टीरियम है, मैक्रोफेजेस उनको सबसे पहले इंगल्फ करते हैं। इंगल्फ करने के बाद इसको डाइजेस्ट करके इनके जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, मैक्रोफेज इंगल्फ द बैक्टीरियम एंड डिस्प्लेस पार्ट्स ऑन द सरफेस। देन जैसे देखें आप, ये मैक्रोफेज है, इसमें जैसे बैक्टीरियम अभी इंटर नहीं हुआ है, तो यानी इसकी सरफेस पे कोई भी ऐसे बैक्टीरियम के पार्ट्स नहीं है। बट जब इसको इनगल्फ कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, तो इसकी सरफेस पे ऐसे बैक्टीरियम के ही पार्ट्स है। जैसे ये देखें, जिसे हम कहते हैं ये सरफेस पे इनके जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंटीजन जिन्हें हम कहें, अब ये जो है इस पे आ गए, किस पे, डब्ल्यूबीसी पे आ गए। डब्ल्यूबीसी जो मैक्रोफेज है, यकीनन जो डब्ल्यूबीसी है, तो मीन्स इसकी सरफेस पे आ गए। अब इस सरफेस पे आने के बाद क्या होगा कि यही जो प्रोटीन है, सरफेस जो प्रोटीन है, आगे क्या करेंगे, आगे इसके जो है 3 डाइवर्स जैसे फंक्शन हुए। कौन से? एक फंक्शन ये हुआ कि यही प्रोटीन जो है आगे मोनोसाइट्स को ट्रिगर करेंगे फर्दर जैसे मैक्रोफेज बनाने के लिए। जैसे ये ट्रिगर मोनोसाइट को ये ट्रिगर करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे कि ताकि ये फर्दर एक मीन्स नए जैसे मैक्रोफेज बनाए। मोनोसाइट्स आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस न्यू मैक्रोफेज, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि यही प्रोटीन्स दे इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन को हम पायरेक्सिया या फीवर कहते हैं। फीवर भी हमारे एक डिफेंस सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में एक स्ट्रेटजी है, एक जैसे मीन है, जिसके जरिए भी जैसे हम पैथोजन को, उसकी मल्टीप्लिकेशन को या टिश्यू डैमेज की रिपेयर को रेगुलेट करता है। ये फीवर थोड़ा बहुत लिटिल बिट थोड़ा हाई टेम्परेचर होता है, उसका भी एक थोड़ा सा फायदा होता है। या तीसरा ऑप्शन, जैसे नंबर 1 ये था, नंबर 2 पॉइंट ये थी कि बॉडी टेम्परेचर। नंबर 3 पॉइंट ये होती है कि ये प्रोटीन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स उसके रेस्पॉन्सिबल है। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स की मीनिंग ये होती है, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स उसका मतलब ये होता है कि जैसे ये आप जैसे देखें, ये आपके पास यकीनन इलस्ट्रेशन होगी, हम नई डायग्राम पे भी आते हैं, इससे बेहतर है कि हम नई डायग्राम पे स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफेज था, बैक्टीरियम था, इसको इनगल्फ किया, इनगल्फ करने के बाद इसके ये जो प्रोटीन या पार्ट्स हैं, जो अब इसमें एमएचसी कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन है, इनके रिसेप्टर पे आ गए। जैसे रिसेप्टर पे आ गए तो हेल्पर टी सेल्स हैं, जो इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, उसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग हुई, तो ये हेल्पर टी सेल्स जो है एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल। ऐसे एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल होंगे यकीनन, तो उसके साथ बी सेल आके बाइंड करेगा। जैसे देखें ये पार्ट था जो प्रोटीन पार्ट था, ये प्रोटीन पार्ट इसके साथ बी सेल के रिसेप्टर भी इसके साथ, जैसे एमएचसी कॉम्प्लेक्स है, बी सेल के रिसेप्टर है, ये इसके साथ बाइंड करेंगे। जैसे बी सेल के साथ ये बाइंड होगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में ये होगा कि बी सेल के अंदर जो है, बी सेल के अंदर डिवीजन होगी फर्दर, जिसमें एक बनेंगे क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल या क्लोन इफेक्टर सेल्स जिसे कहते हैं, और दूसरे होते हैं मेमोरी बी सेल्स। और खास तौर पे जो प्लाज्मा सेल्स हैं उसके बदले में क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज सीक्रेट करेंगे। तो एंटीबॉडीज सीक्रेट करेंगे किसके अगेंस्ट, इस पैथोजन के अगेंस्ट, इस बैक्टीरियम के अगेंस्ट। तो यानी एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, कंटिन्यूअस हैं, बट इसका रोल यकीनन किसका हुआ, रोल इन्हीं प्रोटीन का हुआ, जिसको सबसे पहले हेल्पर टी सेल्स ने आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, बाइंड हुए। उसके बाद जैसे हेल्पर टी सेल के साथ बी सेल बाइंड हुआ, बी सेल बाइंड होने के बाद फौरन वो डिवाइड हुआ फर्दर, किसमें, एक मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल ने क्या प्रोड्यूस किए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए अगेंस्ट दिस स्पेसिफिक बैक्टीरियम। इसी वजह से हम कहते हैं ना, ये स्पेसिफिक नेचर, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो स्पेसिफिक नेचर, तो यानी ये ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो सिर्फ इस बैक्टीरियम को जो है जैसे किल कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं, रेगुलेट कर सकती हैं। तो ये भी यानी वो जो तीसरी हेडिंग थी मैक्रोफेज की, वो आगे पूरा प्रोसेस है जो वहां पे डायग्राम में या हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं बताया गया। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं फिनोमेना को कि वो किस तरह से जो है हेल्पफुल होते हैं। तो बैक्टीरिया का जो पार्ट था सरफेस पे आया, एमएचसी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हुआ, तो हेल्पर टी सेल इसके साथ लिंक हुए, हेल्पर टी सेल से एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल के साथ बी सेल
बाइंड होंगे, देन क्या होगा उसके बाद जो है, जैसे यकीनन जैसे दो किस्म की सेल्स बी सेल में डिवीजन होगी, एक मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल का काम होगा एंटीबॉडी सीक्रेट करना, किसके अगेंस्ट, दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये भी एक डिफेंस की स्ट्रेटेजी है जिसमें मैक्रोफेजेस का ही रोल है या किरदार है, जिन्होंने ये एंटीजन को जैसे प्रेजेंट किया अपने सरफेस पे, ताकि दूसरे टी सेल्स जो इसके साथ बाइंड हो, हेल्पर टी सेल जैसे इसके साथ बाइंड हुआ तो ही फर्दर जो ये एंटीबॉडीज बनने का अमल हुआ, अदरवाइज ये ना होता। अदरवाइज इस बैक्टीरियम के अगेंस्ट जो है ये एंटीबॉडीज नहीं बनती, अगर जैसे ये जो है पार्ट्स है ये इसकी सरफेस पे ना आते तो। ठीक है, बहरहाल अब हम नेक्स्ट पार्ट कंपोनेंट हमारा जो एनटीबी का है, सिलेबस को भी कवर करना है। इम्यून सिस्टम यकीनन आप जब डॉक्टर बनेंगे एक अलग सा सब्जेक्ट भी होगा, आप पढ़ेंगे, तो यहाँ भी एक छोटा सा चैप्टर सेक्शन है, तो हम थोड़ी सी चीजें हम जैसे देखेंगे। नेक्स्ट जैसे 294 एनटीबी में जैसे न्यूट्रोफिल की हेडिंग है, न्यूट्रोफिल की हेडिंग है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यू नो वेरी वेल नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है स्पेसिफिक इन नेचर है। तो न्यूट्रोफिल्स तादाद ये हमारे बुक वगैरह में नहीं है, 40 to 70% सबसे ज्यादा जो है डब्ल्यूबीसी या जिसे हम कहें डिफेंस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, ठीक है, सब जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं, और ये सबसे ज्यादा जो है जैसे एक ज्यादा तादाद भी है, और जहां पे भी जैसे कोई इंजरी या पैथोजन होता है उस साइट पे पहुंचने वाले ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और ये वेरी शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड की मीनिंग होती है कि जाहिर है कोई इन्फेक्शन होगा, पैथोजन होगा, तो उस जगह पे पहुंच जाते हैं, फैगोसाइटोसिस कराएंगे, एक बार ही होगी और उसके बाद इनकी जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स बिलोंग टू ग्रेन्यूलोसाइट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। जैसे आपको पता है एसटीबी में ये हेडिंग मौजूद है, एक जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं और दूसरे होते हैं अग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। अग्रेन्यूलोसाइट थोड़ी सी देख लेना, फिलहाल यहाँ पे हम नहीं इतना जाते हैं इस टॉपिक के अंदर। ग्रेन्यूलोसाइट्स यानी छोटे ग्रेन्यूल्स और वेसिकल्स जो होते हैं उसमें अपीयर होते हैं, जब इनकी स्लाइड्स बनाई जाती हैं तो नजर आते हैं, अदरवाइज तो ग्रेन्यूलोसाइट्स जो होते हैं उनकी कैटेगरी में ये आते हैं, सबसे ज्यादा भी हैं, और दे आर हाईली शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड की मीनिंग है एज बहुत ही कम है, क्योंकि जहां भी पैथोजन की जब भी एंट्री होगी तो फर्स्ट टाइम वो वहां पे उस साइट पे पहुंचेंगे, वन टाइम फैगोसाइटोसिस करा के डेथ हो जाएगी। एंड हाईली मोबाइल एज दे स्क्वीज बिटवीन द सेल्स ऑफ कैपिलरी वॉल्स एंड इंटर द टिश्यूज वेयर अदर सेल्स वुड नॉट बी एबल टू इंटर द। जैसे स्क्वीज की मीनिंग होती है जैसे टिश्यूज के दरमियान, जैसे टिश्यूज के दरमियान जैसे स्पेसेस है उसमें कोई दूसरे जो है दूसरे डब्ल्यूबीसी दाखिल नहीं हो सकते हैं, बट ये जो है क्योंकि इनमें जैसे अमेबा लाइक जैसे ऐसी मूवमेंट होती है, तो इन टिश्यूज के दरमियान भी ये जैसे पहुंच जाते हैं, वहां उस साइट पे जगह पे पहुंच जाते हैं। और दे आल्सो मूव लाइक अमेबा फार्मिंग सूडोपोडिया, इस तरह से भी स्ट्रक्चर होती है। और दे प्रोसीड रैपिडली इन्फेक्टेड एरिया एंड परफॉर्म ड्यूटी एंड दे ऑफन डाई आफ्टर अ सिंगल फैगोसाइटोसिस। एक बार ही जैसे फैगोसाइटोसिस का अमल करेंगे, डेथ हो जाएगी, इस वजह से इन्हें हम कहते हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड। ये जो न्यूट्रोफिल्स है शॉर्ट लिव्ड है। आखिरी इसके अंदर हेडिंग है न्यूट्रोफिल्स आल्सो रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम्स एंड सर्टेन केमिकल्स एट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कॉज इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन भी आपको पता है कि एक तरह की डिफेंस स्ट्रेटजी है जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, तो उसको भी जैसे उसमें भी इंक्रीज करने में भी रोल है। प्लस में जैसे आप देखें कि रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम, जैसे आपको पता है कि ग्रेन्यूलोसाइट्स इसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, उसमें यही लाइसोसोमल एंजाइम्स मौजूद होते हैं, कुछ और भी केमिकल्स होते हैं जो पैथोजन को किल करने में मदद देते हैं। कोई इनके पास जैसे कोई अदर स्ट्रेटजी तो नहीं है, बट एक तो एंजाइम्स हैं जिनकी मदद से उनको किल कर दें, और नंबर टू एक जैसे पोर फार्मिंग प्रोटीन्स हैं या ऐसे भी प्रोटीन्स हैं जो किसी खास तौर पे वायरसेस की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं, ऐसे भी प्रोटीन मौजूद होते हैं इनके अंदर। तो बहरहाल तो यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से यकीनन कोई पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको किल करते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन भी जैसे छोटी सी इलस्ट्रेशन भी है किस तरह से जैसे इंटर होते हैं, जैसे यकीनन जैसे ये टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज के दरमियान जो स्पेसेस हैं, इन टिश्यूज के दरमियान स्पेसेस हैं, वहां पे ये न्यूट्रोफिल्स पहुंच जाते हैं। और ये जो है न्यूट्रोफिल्स पहुंच जाने के बाद कोई जो किलिंग करेंगे फेगोसाइटोसिस के जरिए या अदर केमिकल्स प्रोड्यूस करने से। जैसे ये ब्लड वेसल है,
ब्लड वेसल के अंदर जैसे आरबीसी भी पढ़े हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़े, बट डब्ल्यूबीसी जैसे देखें नैरो स्पेसेस से बिटवीन सेल्स है, वहां पे भी जैसे स्क्वीज आउट निकल के आते हैं और मूव करते रहते हैं, अमेबा लाइक मूवमेंट होती है, इनगल्फिंग भी कर रहे हैं, एज वेल एज केमिकल रिलीज करेंगे जिसकी वजह से उस बैक्टीरियम की जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, वही सेम पॉइंट्स हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स जो इन ग्रेन्यूल्स में है, जैसे ये बैक्टीरियम जो इनगल्फ हो चुका है तो इसको लाइसोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे, प्लस में ये केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, खासतौर पे जैसे आगे हम पढ़ेंगे परफोरिन टाइप केमिकल होते हैं जो इसको जो बर्स्ट करते हैं बहरहाल। तो यहाँ पे जो है इनगल्फिंग एक मेन फिनोमिना है, तो यानी टिश्यूज के दरमियान भी ऐसे जो है यहाँ से जो है स्क्वीज, बाकी दूसरे नहीं, ओनली न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है, ओनली न्यूट्रोफिल के अंदर। न्यूट्रोफिल के बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारे एनटीबी बुक के अंदर, आप जैसे देखेंगे एन की सेल आर नेचुरल किलर सेल, एन की सेल शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म जैसे आप यकीनन याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट फॉर्म टाइप, जो ये एन की सेल नेचुरल किलर सेल है, नेचुरल किलर सेल एन की सेल। अब एन की सेल की किलिंग का जो तरीका होता है वो जैसे फेगोसाइटोसिस वाला तरीका नहीं होता है, बट इसमें क्या होंगे कि इसमें एक इस तरह के प्रोटीन होंगे जिनका नेम है परफोरिन प्रोटीन। ये परफोरिन प्रोटीन जैसे ये ट्यूमर या कैंसर काजिंग जो सेल होता है या बैक्टीरियम होता है उसकी सरफेस पे आएंगे और उसको पंक्चर करेंगे और रप्चर हो जाएगी, देन जो है और इस तरह से जो है सेल की, ट्यूमर सेल की डेथ हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ जैसे एन की सेल की एक्टिविटी की वजह से। इसी तरह से कोई भी बैक्टीरियम होता है उसकी सरफेस में भी ऐसे परफोरेंट्स आएंगे, पोर फार्मिंग प्रोटीन्स हैं, तो सराउंडिंग फ्लूइड्स साल्ट्स वगैरह उसके अंदर सब दाखिल हो जाएंगे, देन उस बैक्टीरियम की लाइसिस हो जाती है। इस तरह से किलिंग का तरीका है। इस अमल को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी, जैसे एसटीबी के अंदर ये टर्म मौजूद है साइटोटॉक्सिसिटी। साइटो रेफर्स टू सेल, टॉक्सी रेफर्स टू टॉक्सिन, यानी सेल के अंदर जैसे ऐसे टॉक्सिन या ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस हुए जिन्होंने जो है इस बैक्टीरियम को या कैंसरस सेल है उसको किलिंग में मदद दी। एपोप्टोसिस सेल डेथ है, सेल डेथ का एक टाइप है, जैसे एक एपोप्टोसिस भी है, नेक्रोसिस भी सेल डेथ है, एपोप्टोसिस भी सेल डेथ होती है। सेल डेथ ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है, यानी जैसे प्रोग्राम सेल डेथ की मीनिंग है जैसे ये कैंसरस सेल है, ये काम का नहीं है, बॉडी में इसकी किलिंग होनी चाहिए, तो कुछ हद तक किस लेवल तक जो हमारे एन के सेल्स होते हैं ये इसको जो है यानी ये पूरा जैसे एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, एन के सेल्स जैसे कैंसरस सेल की किलिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, तो उसमें जैसे ये परफोरेंस एपोप्टोसिस कराते हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स एनालॉगस टू द साइटोटॉक्सिक सेल, एनालॉगस की मीनिंग होती है फंक्शन के लिहाज से एक जैसे हैं, फंक्शन के लिहाज से एक जैसे हैं, एनालॉगस, एनालॉगस टू साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक, जैसे आपको पता है आगे हम टी सेल जब पढ़ेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल वन ऑफ द टाइप ऑफ टी सेल है, उसका काम भी यही इस तरह से साइटोटॉक्सिसिटी या परफोरेंट्स के जरिए या पोर फार्मिंग जो प्रोटीन होते हैं उनके जरिए किलिंग करेंगे। तो यानी हम यहाँ पे नोट कर, ये हमारे ना एनटीबी ना एसटीबी में ऐसा कोई टर्म है एनालॉगस टू साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि साइटोटॉक्सिक टी सेल एज वेल एज नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, उनका काम, उनकी जो वर्किंग है, उनका फंक्शन है वो एनालॉगस है, सेम है, सिमिलर है, साइटोटॉक्सिसिटी कराते हैं। 5 to 20% ऐसे क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बस बहरहाल थोड़ी इंफॉर्मेशन है। और द टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स, जैसे ये एन के सेल्स है ना, एक्चुअली एन के सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं उनके, टी सेल नहीं, टी सेल के नहीं है। नेचुरल किलर सेल्स आर द टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स और दे आर कॉल्ड ए साइटोटॉक्सिक टी सेल। उसका एक वन ऑफ द, जैसे ये एनटीबी की पॉइंट है, वन ऑफ द टाइप या एक ऐसा भी जैसे एनालॉगस, तो मीन्स हमने पहले डिस्कस किया, थोड़ी सी बुक में आगे पीछे पॉइंट्स हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड साइटोटॉक्सिक टी सेल, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्चुअली वो टी सेल का जैसे एक किस्म है, टी सेल का किस्म है, उसका फंक्शन है बिल्कुल ऐसे साइटोटॉक्सिसिटी जैसा है, फंक्शन बिल्कुल इस जैसा है। दे आर इन जनरल नेचुरल किलर सेल्स डू नॉट डायरेक्टली अटैक इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे पहले आपने जैसे मैक्रोफेज पढ़ा था, मैक्रोफेज को वो इनगल्फ कर रहे हैं, देन लाइसोसोमल एंजाइम्स के जरिए उसकी किलिंग कर रहे हैं। इस तरह से इनगल्फिंग का काम ये नहीं कर रहे हैं। किलिंग करने का तरीका ये है, किलिंग करने का तरीका ये है जैसे पोर फार्मिंग, जैसे प्रोटीन्स बन रहे हैं और सेल वॉल के अंदर पोर्स बनेंगे, सराउंडिंग फ्लूइड्स जो सारी उस
बैक्टीरियम के अंदर आ जाएंगे, देन यकीनन जो है उसकी जो है लाइसिस हो जाती है। इस तरह से जो किलिंग करते हैं, दे डू नॉट डायरेक्टली अटैक द माइक्रोब, इंस्टेड नेचुरल किलर सेल्स स्ट्राइक एट कैंसरस सेल्स और बॉडी सेल्स दैट हैव बीन इन्वेडेड बाय द वायरस। या तो जो है कैंसरस सेल या एक ऐसा सेल जिसके अंदर वायरस बैठा है, तो उस सेल को भी ये किल कर सकते हैं। ऐसा सेल जिसके अंदर वायरस प्रेजेंट है उसको भी किल कर सकते हैं, एज वेल एज कैंसरस सेल। ये क्वेश्चन इस तरह की क्वेश्चन है जो आपको नोट करने, याद करने के। एन की सेल का जो मेन काम क्या है, एन की सेल का काम कैंसरस सेल को भी किल करना है। वायरली इन्फेक्टेड ओन सेल, जैसे एसटीबी के अंदर वेरी क्लियर इसकी जो है एक लाइन मौजूद है, वायरली इन्फेक्टेड ओन सेल्स, यानी अपने ही सेल बट उसके अंदर वायरस बैठा है तो अब उसी सेल को किल कर रहा है। हालांकि इसकी बॉडी का अपना सेल था बट उसके अंदर क्योंकि वायरस बैठा है तो इस वजह से उसको भी किल कर देता है। वो एन के सेल और नेचुरल किलर सेल्स है। ठीक है, तो ये जैसे आपने फिनोमेना देखा यहाँ पे साइटोटॉक्सिसिटी का, एन की सेल्स जिन्होंने एक पोर फार्मिंग प्रोटीन और परफोरिन प्रोड्यूस किए और परफोरिन ने आगे जाके जो है एक पोर बनाए जिसकी वजह से सराउंडिंग फ्लूइड गई और इस तरह से जो है एक ट्यूमर सेल था उसमें एपोप्टोसिस और सेल डेथ हो गई, एपोप्टोसिस और सेल डेथ। इसमें काफी सारी चीजें जो क्रेमिंग की है या मेमोराइजेशन की है थोड़ी सी, जैसे यकीनन हमने कोशिश की है कि एक टॉपिक यकीनन थोड़ा सा स्टूडेंट की अप्रोच से जो फर्स्ट ईयर इंटर लेवल की थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये क्या होते हैं, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एक तो मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे सेल्स हैं, इन पे ही मुश्तमिल है जो हमारी बॉडी डिफेंस का जैसे पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यकीनन थोड़ी सी आपके लिए एक नई चीजें लग रही हैं। कोशिश की है कि ऐसी इलस्ट्रेशन, ऐसी डायग्राम्स आपको प्रोवाइड की गई है जिसके जरिए हर पैरा, हर हेडिंग, हर क्वेश्चन जो आप आसानी से समझ सके, क्योंकि विजुअलाइजेशन से जो आपकी मेमोरी थोड़ी सी स्ट्रांग रहेगी और देर तक ये चीजें याद रहेंगी। इस वजह से कोशिश की है ज्यादा आप थोड़ी एफर्ट करें। एन की सेल्स का एक और जैसे रोल या फंक्शन के हवाले से है कि किस तरह से करते हैं, किल देयर टारगेट बाय रिलीजिंग प्रोटीन्स कॉल्ड परफोरिन्स व्हिच पंच द होल्स थ्रू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द इन्फेक्टेड सेल्स। जैसे ये इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल की मीनिंग होती है कि जिसके अंदर कोई, जैसे इन्फेक्टेड सेल है तो उसमें कोई भी, इन्फेक्टेड लफ्ज हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब उसके अंदर कोई माइक्रोब अंदर मौजूद है। इन्फेक्शन लफ्ज आपने सुना होगा, डॉक्टर साहिबान कहते हैं इन्फेक्शन इन्फेक्शन, तो यानी उसकी प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब है। तो मेरे प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब होगी तो जैसे रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये होगी तो उस वक्त जैसे एक परफोरिन मॉलिक्यूल, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जैसे हमने पढ़ा था ना साइटोटॉक्सिक टी सेल या एन के सेल्स होते हैं जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नेम होता है परफोरिन प्रोटीन होते हैं। जैसे ये आपको डॉट्स नजर आ रही है, परफोरिन प्रोटीन है। तो जब भी ऐसे इन्फेक्टेड सेल होंगे तो उसके साथ इसकी ये साइटोटॉक्सिक टी सेल इसके साथ बाइंड हुआ, देन परफोरिन जो आप देख रहे हैं कि इसी साइटोटॉक्सिक टी सेल से परफोरिन कहाँ जा रहे हैं, परफोरिन जिसे इसी इन्फेक्टेड सेल, अपनी बॉडी का हमारा अपना ही सेल है बट इसके अंदर क्या है कि जैसे वायरस बैठा था तो इस वजह से ये परफोरिन इसकी मेम्ब्रेन के साथ या सरफेस के साथ उसके साथ बाइंड होंगी और ये होल बनाएंगी। इसमें यकीनन जब होल बनेगा, जैसे ये देखें काफी सारे प्रोटीन सरफेस पे आए तो उन्होंने होल बनाए तो देखिए इसकी लाइसिस हो रही है। इन्फेक्टेड सेल इज डिस्ट्रॉयड, फाइनली इन्फेक्टेड सेल ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरह से जो है इनकी किलिंग का एक तरीका होता है। जैसे ये तो एक साइटोटॉक्सिक सेल है तो इनके सेल भी इसी तरह से परफोरिन प्रोटीन बनाते हैं जो यकीनन जैसे पोर्स बनाएंगे सरफेसेस पे उस सेल पे और डेथ होगी। जैसे हमने एन के सेल के दो फंक्शन पढ़े ना, कौन से दो फंक्शन पढ़े एन के सेल के, एन के सेल के एक फंक्शन में कैंसरस सेल को किल करते हैं, नंबर 2 एन के सेल क्या करते हैं, एन के सेल्स वायरली इन्फेक्टेड ओन सेल्स ऑफ द बॉडी उसको भी किलिंग करते हैं। कैसे किलिंग करते हैं, अगेन जैसे आपने देखा परफोरिन पोर फार्मिंग प्रोटीन होल बन जाता है, सराउंडिंग फ्लूइड जाएगी और इस तरह से बस्ट हो जाएगा। एक नया टर्म और भी है, द पोर्स आर फाउंड बाय दीज प्रोटीन्स अलाउ द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ सर्टेन एपोप्टोटिक प्रोटीएज मींस एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम कहाँ है, वो एंजाइम इन्हें हम कहेंगे ग्रेनजाइम्स इनटू द टारगेट सेल। ग्रेनजाइम एक नया टर्म है, इसके अंदर यकीनन जैसे ऐसे एंजाइम्स हैं, प्रोटीएज एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है तो उन्हें हम कहेंगे ग्रेन एंजाइम। The cell dies by apoptosis and NK cells also attack cancerous cells at the early stage of the tumor.
तो उससे ट्यूमर को भी, जैसे हमने जनरल फंक्शन पढ़ा था, ट्यूमर को भी किल करते हैं, वायरली इन्फेक्टेड ओन सेल्स हैं उनको भी जैसे एनके सेल किल करते हैं। तो अब हम जैसे थोड़ा सा ग्रेनजाइम की तरफ आते हैं कि ग्रेनजाइम क्या होते हैं। नया टर्म है, बिल्कुल नया टर्म है, जैसे आप यकीनन जैसे समझ रहे हैं, होपफुली आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आई डोंट नो, बट एनके सेल बहुत ही आसान कर दिया है। अब अगर डायग्राम को देखें, इलस्ट्रेशन को देखें, पॉइंट्स पढ़िए, बस जो की पॉइंट्स हैं वो आप उनको याद करते जाएं। ठीक है, तो ग्रेनजाइम के बारे में हम आते हैं कि व्हाट इज ग्रेनजाइम। ग्रेनजाइम जो होते हैं कि ग्रेनजाइम एक सीरीन प्रोटीज है, सीरीन प्रोटीज है, यानी केमिकल नेचर सीरीन। जैसे अमाइनो एसिड, प्रोटीज की मीनिंग होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। रिलीज बाय साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स विद इन साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एज वेल एज एनके सेल्स, ये दोनों जो है ये ग्रेनजाइम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रेनजाइम्स आर प्रोड्यूस बाय, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि साइटोटॉक्सिसिटी कैसे होती है, कि जाहिर है उसमें एक साइटोप्लाज्मिक की ग्रेन्यूल्स हैं, उन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होता है, उन ग्रेन्यूल्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम कौन सा, जैसे ग्रेनजाइम एक एंजाइम्स की कैटेगरी है, प्रोटीज एंजाइम है, जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल में भी और एनके सेल में भी होते हैं। जैसे अभी जो फिलहाल हम साइटोटॉक्सिक सेल नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल अब हम क्या नोट करेंगे, दीज ग्रेनजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एनके सेल्स। और देन क्या करेंगे, एपोप्टोसिस भी कराते हैं, और कैंसरस सेल को भी किल करते हैं, और वायरली इन्फेक्टेड ओन सेल या बैक्टीरियल इन्फेक्टेड ओन सेल्स होंगे उनको भी किल करते हैं। जैसे अब ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि एन की सेल की यही दो मेन फंक्शन है, एक तो जैसे कैंसरस सेल को किल करते हैं, वायरली इन्फेक्टेड ओन सेल्स है उनको भी करते हैं। ये अदर रेफरेंस बुक्स हैं, उनमें बैक्टीरिया वगैरह भी टर्म आ गया है, बट हम जैसे अपने बुक तक मौजूद हैं तो उसमें वायरली इन्फेक्टेड ओन सेल्स किल बैक्टीरिया ने इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन सो एंड सो। तो इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं कि ये परफोरिन है, परफोरिन है, एन की सेल्स है, इन्होंने ये परफोरिन प्रोड्यूस किए, और परफोरिन जो है एपोप्टोसिस, इससे ट्यूमर सेल की एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस या डेथ करा सकते हैं। तो इस तरह से जो है इन परफोरिन का एक बहुत ही बड़ा किरदार होता है। एन की सेल्स रेस्पॉन्स टू ट्यूमर सेल, जब भी बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर सेल होगा तो परफोरिन जो है पोर बनाएंगे और इसकी जो है लाइसिस कर देते हैं, और इसकी जो है लाइसिस कर देते हैं। इंसान ॻाल्हाए होगा टेस्ट आहे, तव्हां क्लास वठंदो इनकी जो टेस्ट आहे। हाँ, नेक्स्ट जो हम क्लास है जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जैसे हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोनों नॉन स्पेसिफिक है। उसके अंदर हमने ये नोट किया कि जिसमें मैक्रोफेजेस भी है, एनके सेल्स भी है, और न्यूट्रोफिल के बारे में भी पढ़ा था। अब जो है जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, काफी सारे प्रोटीन्स हैं मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जिसे कहते हैं प्रोटीन का ही है, और 30 टाइप्स ऑफ जैसे प्रोटीन है। ये फर्स्ट टाइम जैसे 80 में भी ये आई है, हेडिंग आई है 30 टाइप्स के जो प्रोटीन्स होते हैं, और इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं, लिवर प्रोड्यूस करता है। जब भी कोई पैथोजन वगैरह आता है तो एक कोई जैसे प्रोटीन जैसे स्टिमुलेट हुआ तो उसके बाद दूसरा एक्टिव होगा, तीसरा एक्टिव होगा, इस तरह से काफी सारे प्रोटीन एक्टिव होते जाएंगे, और फाइनली जैसे यकीनन जो उस बैक्टीरियम तक या पैथोजन तक पहुंच जाएंगे उसकी सरफेस पे, और पोर बन जाएगा, और पोर के बाद जो है इसकी लाइसिस होगी। तो 30 टाइप्स के प्रोटीन्स हैं, ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, लिवर इनको प्रोड्यूस करता है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एक्टिव कब होते हैं, जब एंट्री ऑफ पैथोजन या पार्टिकल जो भी फॉरेन पार्टिकल इंटर होता है उस वक्त एक्टिव होते हैं। ऐसे जिस तरह से हम कहें कि अगर शहरों के अंदर हमारी सिक्योरिटी के एजेंसीज वाले या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वाले जैसे ऐसे आम तौर पे घूम रहे हैं, बट जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन देखते हैं, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे चौथे, उस एरिया के अंदर अगर 30 वो ऐसे जो पर्सनल हैं वो 30 आ जाएंगे, उसको फौरन जो ओवरकम कर लेते हैं। इसी तरह से जो है, ठीक है। तो सेम सिमिलरली वंस ए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज एक्टिवेटेड,
it activates another protein which further activates another protein और so on। तो एक ने दूसरे को एक्टिवेट किया, तीसरे को, चौथे को, इस तरह से सारे जो प्रोटीन एक को जैसे कॉल करते हैं, एक ने दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह से कॉल करते जाएंगे, सारे उस पॉइंट तक या उस पैथोजन तक वो पहुंच जाएंगे। फिर क्या करेंगे, रिजल्ट क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन स्टिमुलेशन ऑफ फेगोसाइट्स टू क्लियर फॉरेन एंड डैमेज मटेरियल। अगर वहां पे कोई फॉरेन मटेरियल की मीनिंग होती है अदर देन बॉडी के अलावा हमारे कोई और जैसे कोई भी माइक्रोब है, पैथोजन है, कोई भी मटेरियल है उसको डैमेज करेंगे, या डैमेज मटेरियल होगा उसको क्लियर करेंगे, डैमेज मटेरियल को भी क्लियर करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन करेंगे, इन्फ्लेमेशन होगी तो मैक्रोफेजेस अट्रैक्ट होके आएंगे, मैक्रोफेजेस तभी अट्रैक्ट आओ। मैक्रोफेजेस आपको पता है कि अनदर एक और भी जिससे हमारे इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट है, पार्ट है, तो मैक्रोफेजेस भी वहां पे अट्रैक्ट होके आएंगे जब इन्फ्लेमेशन वहां पे होगी। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, इन सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक जो है प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट लफ्ज की मीनिंग जैसे कि इनहांस करना, इंक्रीज करना, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की एबिलिटी को और भी इंक्रीज करते हैं। हालांकि जैसे आपने पढ़ा इम्यून सिस्टम के अंदर तो सर्टेन डब्ल्यूबीसीज है, सर्टेन डब्ल्यूबीसीज प्लस प्रोटीन भी होते हैं, वो भी उनका एक सिस्टम होता है प्रोटीन्स का, वो भी इस इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, हेल्प देता है, ताकि कोई पैथोजन है, फॉरेन पार्टिकल्स है, या कोई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको क्लियर करना है उस जगह से काम की नहीं है, तो फिर उस जगह पे यकीनन जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आ जाएंगे। तो फॉरेन एंड डैमेज मटेरियल, डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी, अट्रैक्ट एडिशनल फेगोसाइट्स, वहां पे और भी फेगोसाइट्स आ जाएंगे। जैसे अगर कोई एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कोई काम करेगी तो दूसरी भी आ जाएगी उनको देख के। तो इस तरह से स्टार्ट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ सेल किलिंग, और इसी तरह से एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है। तो ओवरऑल क्या होगा, और ओवरऑल यकीनन जैसे एक काफी सारे प्रोटीन मिलके एक पोर भी बना सकते हैं, और लाइसिस भी होगी, दूसरे मैक्रोफेजेस को जैसे अट्रैक्ट भी करते हैं, उनको बुला लेते हैं कि आए इस जगह पे ये पैथोजन है, इनको आप किल करें। ये सब काम होगा इन जैसे, वरना तो ये इनएक्टिव फॉर्म में घूम रहे हैं सर्कुलेशन के अंदर। जब भी कोई पैथोजन या ऐसी सिचुएशन होगी तो तभी जो है ये वर्क करेंगे, सारे असेंबल हो जाएंगे और देन इसकी जो है किलिंग होगी पैथोजन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज इंपॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट इनहांसेस। कॉम्प्लीमेंट लफ्ज से इसी वजह से इनहांस की मीनिंग होती है इंक्रीज करना। किसको इंक्रीज करेंगे, द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड फेगोसाइटिक सेल्स टू क्लियर द माइक्रोब्स एंड डैमेज सेल्स, वही सेम पॉइंट है, फ्रॉम द बॉडी, प्रोमोट्स इन्फ्लेमेशन, ये भी सेम पॉइंट थी, इन्फ्लेमेशन, एंड अटैक्स द पैथोजेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के जरिए जैसे पैथोजन को जैसे किल करते हैं। तो आगे एक इलस्ट्रेशन भी मौजूद है, उसमें हम जैसे देखेंगे कि किस तरह से ये काफी सारे प्रोटीन मिलके अटैक करते हैं और पैथोजन की किलिंग होती है। ये जो फंक्शन है जैसे यहाँ पे आखिर में भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो इनको आप नोट करेंगे कि जैसे इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के काम क्या है, किस तरह से हमारी बॉडी में हेल्प देते हैं, प्रोमोट करते हैं, इनहांस करते हैं इम्यूनिटी। हालांकि जैसे आपको पता है हमारा इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम एक डब्ल्यूबीसी पे मुश्तमिल है, एक मॉलिक्यूल जिसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिसे एंटीबॉडीज भी कहते हैं, प्लस में ये एक और भी प्रोटीन है जो क्या कर रहे हैं, ये एक सपोर्ट दे रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, ताकि पैथोजन है, फॉरेन पार्टिकल है, उनको क्लियर भी करें और इन्फ्लेमेशन को ऐड करें, फेगोसाइट्स को बुलाएं ताकि मजीद जो है किलिंग हो सके उनकी। तो जैसे देखें ये एक जस्ट फॉर एग्जांपल पैथोजन की जो मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है, तो ये जैसे प्रोटीन्स हैं, पहले ये प्रोटीन 30 टाइप के प्रोटीन सर्कुलेट हो रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड सर्कुलेशन में। जब भी पैथोजन एंटर हुआ तो एक ने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को, चौथे को, इस तरह से देखें असेंबल होते जा रहे हैं और फाइनली जैसे ये सब इन्होंने सब ने मिलके एक पोर बना लिया तो आपको पता है कि अब इसकी जो लाइसिस हो जाएगी, वरना जैसे ये सारे अलग हो गए। अभी जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर ये ऐसे 5 टाइप के जैसे प्रोटीन होते हैं, वो आखिर में ऐड होते हैं, वो भी एक अटैक में जैसे मदद देते हैं। यहाँ पे होंगे, अब नेक्स्ट आते हैं। तो जब भी जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आए तो आप देखें ये पैथोजन है, उसकी मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ऐसा पोर बनेगा और जैसे उसकी पोर बनने के बाद जाहिर है उसकी फ्लूइड्स निकल जाएंगी, बस्ट होगा
और इस तरह से ये डिफेंस स्ट्रेटेजी में इनका रोल होता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पोर बनाएंगे और इस तरह से जो इनकी किलिंग होगी। जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर इसमें मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के अंदर ओनली जैसे 5 प्रोटीन्स, ये हमारे टेक्स्ट बुक में एनटीबी में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। जैसे 295 पेज पे इसी में जैसे आखिरी सेक्शन के अंदर आप जैसे देखेंगे कि एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ परफोरिन membrane attack complex, membrane attack complex, membrane attack complex that produces holes in the bacterial cell wall and plasma membrane of the bacteria। जैसे फ्यू इसमें जैसे प्रोटीन्स होते हैं, बाकी जैसे आपने देखा टोटल 30 टाइप के प्रोटीन है, उसमें तकरीबन 5 प्रोटीन ऐसे होते हैं, 5 एटलीस्ट प्रोटीन इन द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड सेल्फ एसोसिएट टू फॉर्म मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। जैसे ये दूसरे प्रोटीन है जो पोर फार्मिंग प्रोटीन है, परफोरिन है, बट 5 और भी एडिशनल होंगे, ये मिलके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जाहिर है जब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स परफोरिन इनकी कलेक्टिव एक्शन से क्या होगा, ये बैक्टीरियम की जैसे लाइसिस हो जाएगी, बस्ट हो जाएगा और देन लाइसिस होगा। मेम्ब्रेन अटैक इंसर्ट देमसेल्व्स इनटू पैथोजन मेम्ब्रेन allowing extracellular salt and water to enter causing the microbe to swell and burst। उसके बाद जाहिर है सराउंडिंग फ्लूइड भी आ जाएंगे, पोर बनेगा और देन उस बैक्टीरियम की जो इंटरनल फ्लूइड्स हैं वो भी जैसे रिलीज हो जाएंगे तो बस्ट हो जाएगा और बैक्टीरियम मर जाएगा। तो ये है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। तो holes allow fluids and salts to enter the bacterial cell and bacterial cell swells and eventually burst। जैसे आपने होपफुली ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बारे में नोट कर लिया होगा कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है 30 टाइप्स के प्रोटीन है, इनएक्टिव फॉर्म में जैसे सर्कुलेट कर रहे हैं, इनको प्रोड्यूस जैसे लिवर करता है, इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो जब भी पैथोजन की कोई एंट्री होगी तो एक एक्टिवेट होगा, एक ने दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, इस तरह से कलेक्ट होते जाएंगे और आखिरकार जहां पे जो पैथोजन होता है उसकी मेम्ब्रेन के साथ यकीनन जैसे पैथोजन की मेम्ब्रेन के साथ ये बाइंड करते जाएंगे और अल्टीमेटली एक होल बनाएंगे, पोर बनाएंगे। जैसे होल पंच हो गया वाल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, देन जो है सराउंडिंग फ्लूइड जाएंगे और बस्ट होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और भी इलस्ट्रेशन है जिसके जरिए भी आप देख सकते हैं कि जैसे पैथोजन, इसमें एंटीबॉडीज का भी थोड़ा सा किरदार होता है कि एंटीबॉडीज भी जैसे ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स अटैच टू एंटीजन ऑन द पैथोजन। जैसे ये एंटीजन ऑफ पैथोजन है उसके साथ ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है, दिस वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंटीबॉडी, और ये पैथोजन की सरफेस पे मॉलिक्यूल जो होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल, इन्हें हम कहते हैं एंटीजन। जब भी इसको जैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो फौरन जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी इन एंटीबॉडीज के साथ बाइंड होंगे, पहले बाइंड होंगे तो उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद जो देन जो पोर बन जाएगा और देन लाइसिस होगी। तो अगेन इसमें जो रोल होता है वो भी एक थोड़ी सी डिटेल है, ये अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक में हमारे यहाँ नहीं है। तो इसमें भी एंटीबॉडीज का किरदार होता है। एंटीबॉडीज जो है एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी, देन उसके ऊपर जो है ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन उसकी जो लाइसिस होगी। तो फिलहाल आप भले इसको ना याद करें बट ये आप जहन में रखें कि एंटीबॉडीज किस तरह से हमें हेल्प दे रही है डिफेंस स्ट्रेटेजी में या हमारे प्रोटेक्शन की खातिर। इसी तरह से आप देखें अगेन एक और इलस्ट्रेशन आपके पास इसमें मौजूद है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आते हैं बैक्टीरियम और इसमें पोर बनाएंगे, फ्लूइड आएगी और लाइसिस होगी, बस्ट होगी और बैक्टीरियम की किलिंग होगी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन भी एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। जैसे हमारे एसटीबी के अंदर जैसे आप पढ़ेंगे, नोट करेंगे वहां पे इंटरफेरोन, जैसे कोई भी एक सेल होता है उसके अंदर जब वायरसेस का अटैक होता है तो उस रेस्पॉन्स में एक ऐसे प्रोटीन बनेंगे जो नेबरिंग सेल है, जो अनइन्फेक्टेड सेल है, जो फिलहाल अभी हेल्दी है, उसमें जाएंगे और उसको सिग्नल ये देंगे मेडिसिन क्यों टेबलेट पे neurons belong to the large class of protein known as cytokines molecules
यूज्ड टू कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जैसे एक सेल के अंदर जैसे इन्फेक्शन हुआ है, कोई वायरस आया, वायरस की एंट्री हुई है, वायरस की एंट्री हुई है, तो इसके बदले में जैसे एक ऐसे प्रोटीन बने हैं, ये प्रोटीन जो अनइन्फेक्टेड सेल है, अनइन्फेक्टेड सेल है जिसमें अभी कोई भी पैथोजन की एंट्री नहीं हुई है, उसमें जाएंगे और उसमें जाके यकीनन क्या होगा, ये वायरस जब इस सेल में दाखिल हुआ है तो इसकी तो किलिंग हो जाएगी, न्यू वायरसेस बनेंगे, न्यू वायरसेस बनेंगे, ये सेल की किलिंग होगी, न्यू वायरस बन जाएंगे। जब ये न्यू वायरस इस सेल में आएगा तो ऐसे प्रोटीन मौजूद हैं, इस वायरस की जो रेप्लिकेशन होगी इस सेल में नहीं होगी। जाहिर है जब इस सेल में रेप्लिकेशन ऑफ वायरस नहीं होगी तो हम ये कहेंगे कि अब जो है वायरसेस को हमने जैसे कंट्रोल कर दिया। एक वायरस आया जैसे हमारे सेल पे, ये यानी यकीनन इसमें जो इन्फेक्शन कराया, तो बदले में जैसे इंटरफेरोन्स प्रोड्यूस हुए, इंटरफेरोन प्रोड्यूस हुए तो वो कहाँ गए, करीब वाले नेबरिंग जो हेल्दी सेल में गए। वहां पे क्या हुआ, वहां पे ये हुआ कि जब ये वायरस जब इस सेल में दाखिल होंगे तो इसकी फर्दर रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन होगी, उसको स्टॉप कर देंगे। इस तरह से ये डिफेंस स्ट्रेटेजी में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। कम्युनिकेशन का काम किया, जैसे इस सेल ने इस सेल को कम्युनिकेट किया कि ऐसे वायरसेस आएंगे तो आप जो है अलर्ट हो जाएं, आप वेरी अलर्ट हो, तैयार रहें, ताकि इसमें जो है फर्दर जो मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस ना हो सके। They are released by the host cell in response to the presence of several pathogen, especially viruses. होस्ट सेल कौन सा, जैसे ये हमारा होस्ट सेल है जिसपे वायरसेस ने अटैक किया था, उसके रेस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस हुआ, उसके रेस्पॉन्स में इंटरफेरोन्स प्रोड्यूस हुए। इंटरफेरोन्स आर नेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू इंटरफियर विद द वायरल रेप्लिकेशन। वायरल रेप्लिकेशन कहाँ पे होगी, जो नेक्स्ट जो दूसरा अनइन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर जो वायरल रेप्लिकेशन होगी उसमें इंटरफेयर करेंगे, इसमें इस सेल के अंदर जो वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देंगे, इस सेल के अंदर वायरसेस को मल्टीप्लाई नहीं होने देंगे। इन दिस वे इंटरफेरोन लिमिट सेल टू सेल स्प्रेड ऑफ द वायरस। इसी तरह से अगर ये इंटरफेरोन ना होते तो यकीनन इस सेल को ये किल करता, यही वायरस दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, चौथे सेल में सबको किलिंग करता जाता। बट अब ये कैसे कंट्रोल हो गए, कैसे कंट्रोल हो गए, बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेरोन। अब नेबरिंग जितने भी अनइन्फेक्टेड सेल्स से उनमें फर्दर रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस नहीं होती है। इंटरफेरोन का भी शॉर्ट फॉर्म है IFN, जैसे शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी होते हैं। IFN also activate immune cells such as natural killer cells and macrophages in turn destroy virally infected cells। तो आपको पता है कि NK सेल्स को अगर एक्टिवेट करेंगे, जैसे कभी कभार जैसे किसी जो है जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से कोई जैसे इंफॉर्मेशन आती है, फोन आता है, मैसेज आता है, तो जाहिर है दूसरे कंपोनेंट और जो सेगमेंट है सिक्योरिटी के, उनके लिए भी जैसे हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। इसी तरह से जब ये जो जब मीन्स इंटरफेरोन से रिलीज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे भी एक्टिव हो जाएंगे। कौन से सेल्स, NK सेल्स भी एक्टिव हो जाएंगे, मैक्रोफेजेस भी एक्टिव हो जाएंगे कि अच्छा पैथोजन आया है, पैथोजन आया सर्कुलेशन में, वो घूमते रहेंगे, अलर्ट हो जाएंगे और जहां भी पैथोजन होगा उसको देन जो है किल करने की कोशिश करते हैं। इतना एक अमेजिंग सिस्टम है हमारा डिफेंस सिस्टम है। इसकी इलस्ट्रेशन पे आते हैं कि किस तरह से इंटरफेरोन्स जो वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायरस जैसे है, वायरस का इन्फेक्शन यानी किसी एक सेल के अंदर हुआ है, सेल के अंदर हुआ है, तो आपको पता है कि वायरसेस एक लाइटिक अपना जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन करेंगे, वायरसेस के पार्ट्स बनते हैं, देन असेंबल होंगे, असेंबल होने के बाद जैसे क्या होगा, जैसे एक वायरस का जैसे ये जेनेटिक मटेरियल दाखिल हुआ था उसके बदले में ये सारे न्यू वायरसेस बने। सिर्फ इस वायरस का ये जेनेटिक जैसे लाइटिक साइकिल होपफुली आपने पढ़ लिया होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर समझा होगा, तो उसका जेनेटिक मटेरियल दाखिल हुआ, उसके बदले में न्यू वायरसेस बने हैं। तो यानी इस सेल की यकीनन क्या होगी, ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है, इसकी किलिंग हो जाएगी, लाइटिक साइकिल किलिंग हो जाएगी। बट ये तो सेल किल हो गया, इसने क्या किया, एक्टिवेशन ऑफ इंटरफेरोन, ये इसकी जीन सेल के जो यकीनन एक्टिव होंगे, जब वायरस आया था तो उसके बदले में ये न्यू एक उन्होंने प्रोटीन प्रोड्यूस की जिसका नेम था इंटरफेरोन। अब ये इंटरफेरोन जो जा रहे हैं किस जगह पे जा रहे हैं, नेबरिंग सेल, ये नेबरिंग सेल है, इसके अंदर ये इंटरफेरोन जा रहे हैं, ये इंटरफेरोन के रिसेप्टर्स हैं, ये इंटरफेरोन पहुंच गए किसके पास, इस नेबरिंग सेल के न्यूक्लियस में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करें जो ये न्यू वायरस आपके पास आ रहा है इसको असेंबली ना होने दें,
इसकी असेंबली ना होने दें, इसकी वायरल रेप्लिकेशन है उसको आप इंटरफेयर करें, उसको इनहिबिट करें, तो इस तरह से ये न्यू वायरस जब इसमें आएगा तो इसमें जो है वायरल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इस तरह से जो नेबरिंग सेल्स जो है बच जाते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स को हम कहेंगे एंटीवायरल। एक प्रोटीन है एंटीवायरल, स्पेशली हम इनकी कैटेगरी है एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। जैसे नेबरिंग सेल्स हैं, अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि यानी कोई इनगल्फिंग वगैरह नहीं है, वायरसेस की जो रेप्लिकेशन होनी थी उस रेप्लिकेशन के फिनोमेना को ये इनहिबिट करते हैं या स्टॉप करते हैं या इंटरफेयर करते हैं, इस वजह से न्यू वायरसेस नहीं बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये भी एक वेरी अमेजिंग इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, इन्फ्लेमेशन। फ्लेम लफ्ज यकीनन आपने सुना होगा, फ्लेम लफ्ज की मीनिंग होती है शोला होता है, जैसे कैंडल की जैसे एक शोला है उसके अंदर आपने जैसे देखा होगा, या एक फायर है तो उसमें भी एक फ्लेम जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो फायर मीन्स यानी वहां पे हॉट टेम्परेचर होगा, रेडनेस होगी, टेम्परेचर होगा, ज्यादा होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ये सारी ओवरऑल कंडीशन जो होती है इन्फ्लेमेशन की होती है। तो इस कंडीशन को जनरली हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन, कैरेक्टराइज्ड बाय द पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हॉटनेस, ये सारी चीजें एक जिस जगह पे इन्फेक्शन होता है तो उस जगह पे ये फिनोमेना होता है। ये भी एक जैसे आप कहें कि ये हमारी डिफेंस स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्फ्लेमेशन, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की कंपोनेंट्स हैं। जैसे हम बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि जैसे कौन सी सेकेंड लाइन के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स है, एनके सेल्स है। एनके सेल्स के बाद आपने जैसे देखा कि इंटरफेरोन्स हैं और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी है। अब एक और स्ट्रेटेजी आनी है वो है फीवर, बट ये है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। जैसे ये देखें नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, यानी जैसे किसी खास एक पैथोजन या माइक्रोब के लिए नहीं, ओवरऑल नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। any damage to tissue whether caused by the infectious microorganism or by physical injury। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कभी कभार हमारे स्किन के सरफेस पे कोई कट लगता है तो आप देखेंगे एक दो दिन के बाद वहां पे स्वेलिंग भी हो जाती है, बाकी स्किन जो आपको रेड नहीं नजर आएगी बट वो पॉइंट जो है रेड भी हो जाएगी, स्वेलिंग भी होती है, पेन भी होता है और टेम्परेचर हॉटनेस भी ज्यादा होती है। आखिर में जब जैसे इन्फेक्शन हील हो जाती है, उसकी हीलिंग हो जाती है, तो आपको पता है कि वहां पे थोड़ी सी पस भी बनती है और देन जो है उसका मतलब ये होता है कि ये सारा जो है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है। तो एक जैसे फिजिकल इंजरी की वजह से भी होता है, स्क्रैच की वजह से, जैसे स्क्रैच की मीनिंग है कोई भी ऐसे, और इंसेक्ट बाइट, जैसे इंसेक्ट बाइट की मीनिंग जैसे यकीनन एक हनी बी का जैसे स्टिंग होता है, और भी कुछ इंसेक्ट हैं तो जब भी बाइट करते हैं तो उसमें एक स्वेलिंग सी कंडीशन आती है, ये भी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है। इंसेक्ट बाइट ट्रिगर दिस रिस्पांस। इन्फ्लेमेशन कैन बी लोकलाइज्ड और सिस्टमिक। लोकलाइज्ड की मीनिंग होती है जैसे अगर फॉर एग्जांपल हनी बी का स्टिंग होता है, वो एक ही पार्ट के अंदर जैसे इन्फ्लेमेशन होती है, इसे हम कहेंगे लोकलाइज्ड। और दूसरी जो थी सिस्टमिक उसका मतलब होता है थ्रू आउट, ओवरऑल पूरी बॉडी में या सब जगहों पे, तो उसे हम कहेंगे सिस्टमिक कहेंगे। लोकल इन्फ्लेमेशन इज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। कोई भी खास स्पेसिफिक एरिया, जैसे अभी हमने जिक्र किया, जैसे अगर यहाँ पे कोई इंजरी है, स्क्रैच है या कोई इंसेक्ट है बाइट किया तो वही पार्ट उसमें स्वेलिंग होगी, तो उसे हम कहेंगे लोकल इन्फ्लेमेशन। और इसकी साइंस है जैसे हीट है, पेन है, जाहिर यकीनन पेन भी होगा, रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, और लॉस ऑफ फंक्शन, उस पार्ट का फंक्शन देन नहीं परफॉर्म होगा इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। किसकी सिम्टम्स हैं? इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, या सिंपली हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन की। तो ये आम सी चीजें जो हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, हमें पता होता है कि ये सारी जो है इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म है, इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो जस्ट दो ही टर्म। अब इसकी एक सीक्वेंस है, सीरीज है, जो आपको याद करना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई जैसे इंसेक्ट बाइट है, पैथोजन है, या फिजिकल कोई इंजरी होती है, तो उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, जैसे कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे इन्फेक्शन हुआ, पैथोजन की एंट्री हुई, या कोई इंजरी होती है, तो जैसे सबसे पहले
उस जगह पे क्या होगा, देन क्या होगा, देन क्या होगा, यानी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, चेन ऑफ इवेंट्स हैं, कंटिन्यूअस इवेंट हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। तो जैसे एक मास्ट सेल्स है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है मास्ट सेल्स दे रिलीज हिस्टामिन। जैसे हिस्टामिन एक केमिकल रिलीज होगा, प्रोटीन केमिकल जैसे एक रिलीज होगा, तो ब्लड वेसल्स जो है लीकियर होती हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, वो सिर्फ ब्लड वेसल एंड हार्ट के दरमियान है। बट जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो ब्लड कैपिलरीज लीकियर हो जाएंगी। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि जैसे जब भी कोई एक इंसेक्ट स्टिंग जैसे लगाता है, तो आपको पता है कि वहां उस जगह पे वो रेडनेस हो जाती है या ऐसी रेड रेड डॉट्स होते हैं, तो यानी ब्लड वेसल्स ये लीकियर हुई हैं। लीकियर होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे उस जगह पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आ जाएगी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ गई, फेगोसाइट्स वहां पे अट्रैक्ट होके आएंगे, मैक्रोफेजेस वहां पे अट्रैक्ट होके आएंगे, और देन वहां पे कोई पैथोजन होगा, वहां पे कॉम्बैट होगी, और फाइनली जैसे उस पैथोजन को हमारी बॉडी जैसे ओवरकम कर लेती है, तो फाइनली पस बन जाती है। इस तरह की रेस्पॉन्स को हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है, जो सीरीज और चेन ऑफ इवेंट्स की सूरत में होता है। जो हम पढ़ेंगे, हमारे पास इसी इलस्ट्रेशन आगे मौजूद है, देखेंगे वन बाय वन। तो चेन ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, वो चेन ऑफ इवेंट्स में क्या है कि वेयर ए पिन इज ब्रोकन द स्किन, जैसे कभी कभार पिन भी लग जाती है, स्किन ब्रेक हो गई, तो या कोई एक नाइफ का कट लग गया तब भी, या स्क्रैच हुआ, कोई और इंजरी हुई, किसी भी तरह की एक इंजरी हुई है, इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया, तो या उसके साथ कोई बैक्टीरिया भी की भी देन एंट्री हो जाएगी। आपको पता है कि जब भी हमारी इंटैक्ट स्किन होती है तो बैक्टीरिया वगैरह इंटर नहीं होते हैं। जब उसके अंदर कोई फिजिकल इंजरी होती है तो देन उन पैथोजन की एंट्री के लिए एक पॉइंट मिल जाती है। तो फर्स्ट थिंग दैट हैपन व्हेन टिश्यू इज इंजर्ड, दैट डैमेज सेल्स रिलीज केमिकल एलआरएम सिग्नल्स हिस्टामिन। तो जहां पे डैमेज होगा तो वहां पे जैसे एलआरएम होता है, जैसे कोई भी खतरे की बात होती है, कहते एलआरएम बच गया है, तो सारे अलर्ट हो जाएंगे। तो एलआरएम क्या होगा, एक केमिकल की रिलीज होगी, उस केमिकल का नेम क्या है, हिस्टामिन। कौन रिलीज कराएगा, मास्ट सेल्स है, MAST मास्ट सेल्स। ये क्या है, ये WBC का एक टाइप है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल का टाइप है मास्ट सेल। ये जो रिलीज करेंगे क्या करेंगे, हिस्टामिन। और दिस केमिकल स्पार्क्स द मोबिलाइजेशन ऑफ वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म। क्या करेगा, जैसे इंड्यूस नेबरिंग ब्लड वेसल्स टू डायलेट एंड ब्लड वेसल्स स्टार्ट लीकियर। जैसे डायलेट, ब्लड वेसल्स डायलेट के लिए लफ्ज आपको पता है कि वेसो डायलेशन लफ्ज इस्तेमाल होता है। वेसो रेफर्स टू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का डायलेट होना, दैट इज कॉल्ड वेसो डायलेशन, उसे हम कहेंगे वेसो डायलेशन कहेंगे। तो उस कंडीशन में हिस्टामिन रिलीज होने से उस जगह पे फौरन क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और ब्लड कैपिलरीज वेसल्स जो लीकियर होंगी, अदरवाइज ब्लड ओनली एंड ओनली सर्कुलेट्स इन द ब्लड वेसल। लीकियर होने की वजह से रेडनेस जो फीचर है इन्फ्लेमेशन के अंदर, वो इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर की वजह। ब्लड सप्लाई टू द डैमेज एरिया इज इंक्रीज्ड एंड ब्लड प्लाज्मा पासेस आउट द लीकी वेसल्स एंड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड अफेक्टेड टिश्यू। इस वजह से जैसे इन्फ्लेमेशन हो गई उस एरिया के अंदर, उन टिश्यूज के अंदर, क्योंकि ब्लड वेसल्स लीकियर हो गई, प्लाज्मा भी आ गई बाहर, तो जाहिर है अब इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग हो गई। तो फंक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन इज टू एलिमिनेट द इनिशियल काज ऑफ सेल इंजरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है जिसको आप नोट करेंगे, याद करेंगे, क्रेमिंग करेंगे। पहला पहला काम है कि यानी एलिमिनेट की मीनिंग है उसको निकालना, रिमूव करना। इनिशियल काज ऑफ सेल इंजरी, क्लियर आउट नेक्रोटिक सेल। नेक्रोटिक मीन्स जो मर गए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे सेल्स नेक्रोटिक सेल्स। एंड टिश्यू डैमेज टिश्यू है उनको भी क्लियर करना, क्योंकि वहां भी यकीन फेगोसाइट्स भी आएंगे ना, मैक्रोफेजेस भी आएंगे, तो यही करेंगे ना, पैथोजन होगा उनको भी किल करेंगे, और इसी तरह से डैमेज सेल्स हैं या उनको भी क्लियर कर देंगे। फ्रॉम द ओरिजिनल इंसल्ट, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ इंसल्ट, ओरिजिनल इंसल्ट। इंसल्ट की मीनिंग ये, जैसे जैसे हम आमतौर पे यूज करते हैं बिहेवियर में कि फिलहाल की इंसल्ट है ये वो, उसकी ये नहीं, इंसल्ट नहीं, ये क्योंकि हमारी बॉडी नॉर्मल थी बट उसके अंदर जैसे कोई जैसे इंजरी हुई है, तो ये उसके लिए लफ्ज इंसल्ट लफ्ज इस्तेमाल किया गया। टू अटैक फिजिकली, जैसे फिजिकली इंजरी हुई है या पैथोजन की एंट्री हुई है, ये इसके लिए जैसे इंसल्ट है लफ्ज। एंड वाइल द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एंड इनिशिएट द टिश्यू रिपेयर।
और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से टिश्यू रिपेयर भी होगी आगे, क्योंकि वहां पे यकीनन जैसे फेगोसाइट्स में मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे और ये सारी चीजें किलिंग करेंगे, क्लियर करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू रिपेयर भी हो जाएगी उस जगह पे। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू द सराउंडिंग टिश्यू, क्योंकि जिस जगह पे मींस इंजरी हुई है या पैथोजन आए हैं तो ब्लड वेसल्स लीकियर हो गई और कीमो अट्रैक्शन हुई है। कीमो अट्रैक्शन की मीनिंग है वहां पे मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे, अदरवाइज जैसे वो तो सर्कुलेट कर रहे थे, मैक्रोफेजेस हैं या फेगोसाइट्स हैं वो भी आ जाएंगे। कीमो अट्रैक्शन है ये, हिस्टामिन रिलीज हुए, ब्लड वेसल्स लीकियर हुई, प्लाज्मा का पोर्शन बाहर आया, स्वेलिंग हुई, तो ये एक कीमो अट्रैक्शन है। तो उस जगह पे मैक्रोफेजेस एंड जैसे फेगोसाइट्स भी आ जाएंगे यकीनन, तो वहां पे जो भी माइक्रोब्स होंगे उनको किल करेंगे। तो नेबरिंग जो सेल्स हैं या जो दूसरे एरिया में जो अगर वो बैक्टीरिया अगर स्प्रेड होते तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां पे उस जगह पे मैक्रोफेजेस और ये फेगोसाइट्स पहुंच जाते हैं, तो इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से भी बचा लेती है। तो ये सारी पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके पास भी मौजूद है, एनटी भी मौजूद है, इनको याद करेंगे। अब इनकी सीरीज आर सीक्वेंस है कि किस तरह से ये फिनोमेना होता है। जैसे सबसे पहले जैसे मास्ट सेल है, जैसे आपको पता है कि मास्ट सेल जो ये मास्ट सेल डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है और इसमें जैसे हिस्टामिन रिलीज होते हैं। कोई भी एक जैसे एलर्जिन है, कभी ये एलर्जी का एग्जांपल है, तब भी जैसे एलर्जीज में भी या जैसे स्टिंग लगता है हनी बी वगैरह का, तब भी जैसे एज अ रिजल्ट जैसे आपको पता है कि स्वेलिंग होती है, तो हिस्टामिन जब रिलीज होंगे, एक्टिवेटेड मास्ट सेल प्रोड्यूस हिस्टामिन। हिस्टामिन जैसे ही प्रोड्यूस करेंगे तो आगे क्या होगा, ब्लड वेसल्स लीकियर होगी। इलस्ट्रेशन भी मौजूद है, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में जो पिन का एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे अगर कोई ये स्किन जो है बिल्कुल जैसे इंटैक्ट थी, तो स्किन में जैसे ये पिन लगी है, पंक्चर हुई है, तो उसमें काफी सारे बैक्टीरिया जो है दाखिल हो जाएंगे। बैक्टीरिया दाखिल हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगी, एक जैसे हम कहेंगे टिश्यू जैसे डैमेज हुआ है। टिश्यू डैमेज हुआ है तो फौरन क्या होगा, मास्ट सेल ये जो दे रिलीज केमिकल सिग्नल, यहाँ पे क्या केमिकल होगा, दैट इज हिस्टामिन। आपको पता है इस केमिकल का नेम होगा हिस्टामिन। हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स लीकियर होंगी। ब्लड वेसल्स लीकियर होंगी तो वहां पे फेगोसाइट्स भी पहुंच जाएंगे और वहां पे इस ब्लड की फ्लूइड है वो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में पहुंच जाती है, तो यकीनन इन्फ्लेमेशन होगी। जैसे ये देखें इस जगह पे ये स्किन स्मूथ है, बट ये पॉइंट देखें कि इसमें अब इस पॉइंट पे स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग क्यों हुई है, बिकॉज ये जो ब्लड का पोर्शन है, जो प्लाज्मा पोर्शन है, ये भी लीक होकर यहाँ पे बाहर आया, तो मीन्स स्वेलिंग की कंडीशन हुई और फेगोसाइट्स भी इस जगह पे आ गए, तो यकीनन यहाँ पे जितने बैक्टीरिया वगैरह हैं इनको ये किल कर रहे हैं, किलिंग होगी। जैसे फेगोसाइट्स हैं ये बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, आपके पास इलस्ट्रेशन मौजूद है। और फाइनली जैसे इन बैक्टीरिया को दूसरी जगहों तक स्प्रेड भी नहीं होने देंगे और उसके बाद क्या होगा कि ये जो है इन्फेक्शन जो है ये ओवरकम हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगी और जो पहले स्वेलिंग थी अब वो स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी। तो ये एक कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शन है। कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शन की मीनिंग है सीरीज, वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर। जैसे अब इन सारी चीजों को अगर हम देखें, सारी चीजों को जैसे टिश्यू डैमेज हुआ है, रिलीज ऑफ हिस्टामिन हुआ है जो मास्ट सेल्स करते हैं, वेसोडाइलेशन होगी। वेसोडाइलेशन की मीनिंग क्या है, जैसे ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स लीकियर होंगी। प्लाज्मा भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसके अंदर आ जाएगी और एक स्वेलिंग जैसी कंडीशन हो जाएगी। देन वहां पे फेगोसाइट्स अट्रैक्ट होके आएंगे, कीमो कीमोटैक्सिस होगी, फेगोसाइट्स माइग्रेट करके उस इंजरी वाली साइट पे आते हैं, फेगोसाइटोसिस कराते हैं। इसी तरह से टिश्यू रिपेयर हो जाता है। जब टिश्यू रिपेयर हो जाता है तो एसटीबी के अंदर आपको पता है कि वहां पे पस बन जाती है। जब टिश्यू रिपेयर हो जाता है आखिर में फाइनली पस बन जाती है। जैसे ये आई के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इस तरह से एक येलोइश ब्राउनिश एक जैसे व्हाइटिश एक फ्लूइड जमा हो जाती है, जिससे हम कहते हैं पस कहते हैं। इस पस के अंदर एक प्रोटीन होते हैं और दूसरे बैक्टीरिया होते हैं। पस जो है किस तरह से बनती है, एक जैसे इसके अंदर प्रोटीन रिच फ्लूइड है, हमारे बुक में नहीं बट आपकी इंफॉर्मेशन की खातिर है। एक इसमें जो है प्रोटीनियस रिच फ्लूइड है प्लस ल्यूकोसाइट्स हैं। ल्यूकोसाइट्स होते हैं मोस्टली, इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, डेड बॉडीज उनकी जैसे कहेंगे वो कलेक्टिवली हम इससे कहते हैं पस कहते हैं। पस इज प्रोटीन रिच फ्लूइड है, प्रोटीन रिच फ्लूइड है
प्लस में ल्यूकोसाइट्स WBCs, उनका एक टाइप न्यूट्रोफिल्स हैं, वो आके जैसे साइन है, निशानी है कि नाउ इन्फेक्शन इज ओवरकम। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्पज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, जो आपके पास पॉइंट्स मौजूद हैं कि क्या रीजन है, इन चीजों को आप याद करेंगे। प्लस में इस पूरी सीरीज और सीक्वेंस का आप जस्ट 5 वर्ड्स के अंदर क्लियर हो गया। टिश्यू डैमेज, रिलीज ऑफ हिस्टामिन, वेसोडाइलेशन, इंक्रीज परमिबिलिटी, ब्लड वेसल्स लीकियर, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गई, इन्फ्लेमेशन होगी, फैगोसाइट्स अट्रैक्ट हो गए, तो इससे हम कहेंगे जैसे ये कीमोटैक्सिस है, ये जो कीमो अट्रैक्शन, जिसे कीमो अट्रैक्शन कहते हैं, कीमो अट्रैक्शन है, तो फैगोसाइट्स अट्रैक्ट होके वहां पे आए, फैगोसाइटोसिस हुआ, टिश्यू रिपेयर हुआ। आखिरी बस 2-3 मिनट का एक टॉपिक है फीवर या थैंक यू सर, 2 मिनट सर मुमताज साहब से उधार लिए हैं, ठीक है ना। तो एक फीवर है, आखिरी हेडिंग है, उस पर हम आते हैं। इम्यून सिस्टम में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में फीवर यानी बुखार का आना, ये भी एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। हाई फीवर तो हमारी बॉडी को डैमेज करता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें इंटरफेरेंस हो जाएगी। बट एक मॉडरेट फीवर, जब भी इन्फेक्शन होता है, वायरल अटैक होता है, बैक्टीरियल अटैक होता है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं तो हल्का एक बुखार जो होता है, हल्का बुखार, ये भी हमारी एक डिफेंस स्ट्रेटेजी है, जिसमें क्या होगा, जैसे वायरल या बैक्टीरियल या पैथोजन की मल्टीप्लीकेशन स्टॉप हो जाती है फर्दर। और नंबर 2, जैसे इसमें टिश्यू रिपेयर के लिए भी टाइम मिल जाता है, टिश्यू रिपेयर भी होता है। तो इस तरह से जो है ये फीवर या बुखार, बुखार या फीवर, जैसे फीवर इंग्लिश का लफ्ज है, और बायोलॉजिकल टर्म्स में या उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पायरेक्सिया कहते हैं। पायरेक्सिया, पायरेक्सिया क्यों कहते हैं, वाई, बिकॉज ऑफ एक सब्सटेंस है जिसका नेम है पायरोजिन। पायरोजिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज हमारे यहाँ WBC भी होते हैं कुछ, वो भी पायरोजिन प्रोड्यूस करते हैं। पायरोजिन जब प्रोड्यूस होंगे जाके हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपको पता है कि हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट सेंटर ऑफ द बॉडी, उसको स्टिमुलेट करते हैं। और जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं फीवर आर पायरेक्सिया कहते हैं, फीवर आर पायरेक्सिया कहते हैं। तो फीवर आर पायरेक्सिया इज रेज्ड बॉडी टेम्परेचर देन नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे बढ़ा हुआ टेम्परेचर होगा, उसे हम कहेंगे फीवर। और मेडिकल और बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में उसे पायरेक्सिया कहते हैं। इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफन रिलीज सर्टेन केमिकल्स विच, इन्वेडेड मीन्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है ना, यही प्रोड्यूस कराते हैं पायरोजिन, जनरली कॉल्ड पायरोजिन। अब ये पायरोजिन कहाँ जाएंगे, पायरोजिन यकीनन जाएंगे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस पार्ट तक। और हाइपोथैलेमस क्या होगा, वो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है, वो टेम्परेचर को थोड़ा रेज करता है। पायरोजिन काज द टेम्परेचर सेट पॉइंट, जो हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है उसमें वहां पे टेम्परेचर रेज होगा। एज अ रिजल्ट ऑल द मैकेनिज्म ऑफ फॉर रेजिंग द बॉडी टेम्परेचर ब्रॉट इनटू प्लेस सच एज हीट कंजर्वेशन एंड इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। जो फर्स्ट ईयर हाफ एंट्री के स्टूडेंट है उनको इस मैकेनिज्म के बारे में इतना ज्यादा मालूम नहीं है, बट जिन्होंने जैसे इंटर क्लास पढ़ा है, फुल एंट्री के स्टूडेंट हैं, चैप्टर 1 के अंदर इंटर क्लास में थर्मो रेगुलेशन में मौजूद है कि बॉडी हीट को कैसे इंक्रीज किया जाता है, वो कौन सी स्ट्रेटेजीज है, उन सब के लिए जैसे हाइपोथैलेमस उनको स्टिमुलेट करता है ताकि जो है बॉडी हीट या टेम्परेचर ये ज्यादा बढ़े और टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हो, हीट को कंजर्व करने की स्ट्रेटेजीज हो। Since higher body temperature than normal facilitate microbial growth in body। जैसे देखिए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे लो टेम्परेचर, जैसे आपको पता है कि फ्रीजर्स वगैरह, फ्रिज होते हैं उनके अंदर हम खाना रखते हैं ताकि उसमें जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, वही खाना अगर हम बाहर रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। फ्रीजर और फ्रिज के अंदर रखी हुई चीजें उस पर बैक्टीरिया नहीं आते हैं। बैक्टीरिया कूलर कंडीशन पे मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, बट थोड़ी सी वार्मर कंडीशन होते हैं उनके लिए, जैसे ये बैक्टीरिया के लिए थोड़ा सा आइडियल होता है ताकि वहां पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो सके। तो यही पॉइंट बताई गई, हायर बॉडी टेम्परेचर देन नॉर्मल फैसिलिटेट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ इन द बॉडी। दिस इज द रीजन व्हाई इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वांट टू इंक्रीज द होस्ट बॉडी टेम्परेचर। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि पायरोजिन बैक्टीरिया की एक जैसे प्रोडक्ट है, वो जाके
किसको स्टिमुलेट करते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर जो पार्ट है हाइपोथैलेमस पार्ट, वो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में, ताकि वो ये कहते हैं कि हमें थोड़ा टेम्परेचर चाहिए ताकि हम अपनी मल्टीप्लीकेशन कर सकें। बट हमारा डिफेंस सिस्टम क्या है? डिफेंस सिस्टम में जैसे पायरोजिन को प्रोड्यूस करने वाले हमारे डब्ल्यूबीसी भी स्टिमुलेट करते हैं, देन और इंक्रीज हो जाता है। अगर हायर टेम्परेचर है, थोड़ा और ज्यादा टेम्परेचर होगा यकीनन, तो फिर जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये एडिशनल आपके लिए पॉइंट है। कूलर कंडीशन टेंड टू स्लो द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जितनी ठंडी यानी कंडीशन होगी, टेम्परेचर कम होगा, तो वहां पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से बैक्टीरिया की कोशिश होती है टेम्परेचर थोड़ा बढ़े तो हम अपनी मल्टीप्लीकेशन कर सकें। और एक्सेप जो पायरोजिन होते हैं उनके लिए लफ्ज यूज किया जाता है एक्सोजीनस पायरोजिन। एक्सोजीनस एक्सटर्नल टू द बॉडी, जो माइक्रोबियल जिनकी ओरिजिन होती है। जो कौन प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया ने ये पायरोजिन प्रोड्यूस किया है, एक्सोजीनस ये पायरोजिन। इसी तरह से दूसरे जो पायरोजिन है जिन्हें हम कहते हैं एंडोजीनस पायरोजिन। एंडोजीनस पायरोजिन्स जो हमारे मोनोसाइट्स हैं खास तौर पे, वो पायरोजिन्स एंडोजीनस पायरोजिन जो हमारे डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, वो जो है पायरोजिन प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हाइपोथैलेमस को जैसे स्टिमुलेट करके टेम्परेचर अगेन रेज कर देते हैं। On the other hand, certain WBCs increase the response to the infection are called the hormones collectively called the endogenous pyrogen। जैसे साइटोकाइंस हैं स्टिमुलेट करेंगे मोनोसाइट को ताकि वो पायरोजिन प्रोड्यूस करें, और इसकी वजह से वो अगेन क्या करेंगे? फर्दर इंक्रीज इन द टेम्परेचर टू सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस। एक तो टेम्परेचर जैसे उन्होंने बैक्टीरिया ने इंक्रीज कराया अपने बेनिफिट के लिए ताकि उनको मल्टीप्लीकेशन की करनी थी, बट ये जो एंडोजीनस पायरोजिन है ये हमारे डब्ल्यूबीसी ने कहा नहीं, इतना टेम्परेचर नहीं, थोड़ा और भी हो ताकि बैक्टीरिया तो मल्टीप्लाई ना करे, तो वो एंडोजीनस पायरोजिन है। बिकॉज हायर बॉडी टेम्परेचर दे नॉर्मल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फैगोसाइटिक। तो देखिए हाई टेम्परेचर हम कहते हैं ना कि बुखार हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। जैसे टेम्परेचर हायर होगा तो फैगोसाइटिक एक्टिविटी यानी फैगोसाइट्स स्टिमुलेट होंगे, किल करेंगे और अटैक करेंगे बैक्टीरिया को। और एंडोजीनस पायरोजिन आल्सो कॉज अदर सेल्स टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन द ब्लड कॉज बैक्टीरियल रिक्वायरमेंट फॉर आयरन। हमेशा जहां पे आयरन ज्यादा होता है तो बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या करेंगे? पायरोजिन क्या करेंगे? आयरन की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो इस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी कंट्रोल कर लिया। इसी तरह से जो है एक टेम्परेचर 38 और 39 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये काम होगा। आल्सो रिड्यूस आयरन इन द ब्लड कंबाइन टू स्लो डाउन द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। इस तरह से बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन कम होती है। फीवर हमारे लिए फायदेमंद है, हल्का बहुत, हाई टेम्परेचर नुकसानदायक है। ठीक है, इस तरह से सी यू बाय टुमारो। अब जो है फिजिक्स की क्लास होगी, इवनिंग में आपकी जो टेस्ट भी है। टाइम सर ममताज साहब को कहते हैं कि आपको कोई सुटेबल टाइम ग्रुप में शेयर कर देगा। थैंक यू।